हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ चंद्रा केमिस्ट्री ट्यूटोरियल में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द मोस्ट अवेटेड टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसकी शुरुआत आपको मिलेगी सबसे पहले ग्रेजुएशन में और उसके बाद मास्टर्स में, यानी कि आपको सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी की दर्शन एज अ सिलेबस कहाँ होने वाला है, तो ये होने वाला है आपको ग्रेजुएशन में बीएससी, और उसके बाद होने वाला है एमएससी में, अगर आप केमिस्ट्री स्पेशल लिए हो तब। ठीक है, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, या तो अच्छे से या बुक की रीडिंग करके या रट्टा मार के जैसे तैसे करके सिलेबस को कंप्लीट करके पास तो हो ही जाते हैं। प्रॉब्लम आता है जब वे से आगे बढ़ते हैं, यानी कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर IIT JEM, इफ़ यू आर गोइंग फॉर CSIR NET, और if you are going for other competitive examination regarding chemistry at higher level as UPSC में भी निकलता है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने वाली है डेफिनेटली। ठीक है, तो आज की क्लास में सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, इसका वेटेज क्या है, क्यों पढ़े हम स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो सबसे पहले हम वेटेज पे बात करते हैं और उसके बाद हम टाइप्स पे बात करेंगे। ठीक है, जब वेटेज पे बात करें तो सबसे पहला आता है कि हम इसको IIT JEM क्यों किया जाता है। जो बच्चे IIT इंस्टीट्यूट से मास्टर्स करना चाहते हैं, PG करना चाहते हैं, वो IIT JEM के एग्ज़ाम देते हैं। ओके, तो अगर आप IIT JEM के लिए पढ़ रहे हो तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए 6 से 8 मार्क्स, 6 to 8 मार्क्स इम्पोर्टेंस रखता है। वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत आसान है, तो आप आराम से 6 से 8 मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, और इसमें आपको पढ़ना क्या है IIT JEM में, तो IIT JEM में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो 2 ब्रांचेज होते हैं, एक फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा होता है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको कुछ टॉपिक पढ़नी है और ऑर्गेनिक में कुछ टॉपिक पढ़नी है। यानी IIT JEM के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिर्फ NMR पढ़ना है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ओके, अगर आप IIT JEM के लिए पढ़ रहे हो तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसमें 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, फिक्स है। और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको सिर्फ NMR पढ़ना है। अगर मैं बात करूँगी फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, अगर मैं फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूंगी तो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको पढ़ना होगा IR, UV, ये दो तो ज़रूर पढ़ने हैं। ठीक है, IR, UV और थोड़ा बहुत आपको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़नी है। ओके, तो आपके सिलेबस में IIT JEM के लिए ऑर्गेनिक में NMR पढ़ना है और फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में IR और UV पढ़ना, यानी कुल मिला के आपको सिर्फ 3 ही टॉपिक पढ़ना है, NMR, IR एंड UV IIT JEM के लिए। ठीक है, अब मेन कंसर्न है हमारा, इसमें हमको रोटेशनल भी पढ़ना है, मैं भूल गई थी बताना, IR, UV एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में 1 by 1 कि ये सब होता क्या है। ओके, तो इतना तो क्लियर हुआ कि आपको IIT JEM के लिए क्या पढ़ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमको CSIR NET के लिए क्या पढ़ना। ठीक है, तो CSIR NET में इसका काफ़ी वेटेज रहता है। आप मान के चलो कि CSIR NET की ये जड़ है। अगर आपको कमांड है स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो CSIR NET में आपको बहुत सारे मार्क्स यहाँ से आराम से आ सकते हैं। अगर मैं CSIR NET की बात कर लूँ और इसमें सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक को मिला दूँ तो मिनिमम 25 to मैक्सिमम 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आपको JRF के लिए 120 मार्क्स चाहिए होता है, जिसमें से 25 से 35 मार्क्स सिर्फ एक टॉपिक से आ जा रहे हैं। दैट मीन्स
ये टॉपिक यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी CSIR नेट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ने हैं और ऑर्गेनिक भी पढ़ने हैं, और इसमें सिर्फ IR, UV, NMR और रोटेशनल नहीं होता है, इसमें और भी टेक्निक्स इंक्लूड हो जाएंगे जिसको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि हमको ये पढ़ना क्यों। पहला, ग्रेजुएशन का ये सिलेबस है, मास्टर्स का सिलेबस है पूरा भरा हुआ एक पेपर यानी PG का, और अगर आप IIT JAM करना चाह रहे हो तो 6 से 8 मार्क्स का आएगा। अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स करते हैं, अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको गेट के प्रिपरेशन में 6 से 8 मार्क्स, यानी कि IIT JAM के ही तरह 6 से 8 मार्क्स का आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी से रहता है। क्लियर? यानी कि हमको अगर IIT JAM के लिए पढ़ रहे हैं तो 6 से 8 मार्क्स कहाँ से आएंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपी से। अगर CSIR नेट के लिए पढ़ रहे हैं तो 25 to 35 मार्क्स से कहाँ से आने वाले हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी से। और अगर हम गेट के लिए पढ़ रहे हैं तो भी हमारे 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी से आने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हुआ वेटेज कि हम इसको क्यों पढ़ें, एग्जाम में आएगा इसलिए पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंस है? क्या डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस है इसका? नहीं, टेक्निकली डेली लाइफ में हम इसको नहीं देखते हैं, लेकिन अब अगर ऑब्जर्व करना चाहें तो हर जगह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या टेक्निक आएगी, सारे कुछ को मैं 1 by 1 डिस्कस करूंगी। हियर वी गो। देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम करते क्या हैं? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला मैटर और दूसरा लाइट। अब ये लाइट मैटर तक जाएगा, मैटर से इंटरेक्ट करेगा, बातचीत करेगा, दोस्ती करेगा, और यहाँ के इन्फॉर्मेशन फिर ये लेकर के रिटर्न आएगा। यानी कि इन दोनों का जो इंटरेक्शन होगा, लाइट और मैटर का इंटरेक्शन, इसी इंटरेक्शन को हम पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। दिस इंटरेक्शन इज बीइंग स्टडीड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो व्हाट कैन वी राइट द डेफिनेशन? वी कैन राइट spectroscopy is study of interaction of light with matter। ओके, अब ये इंटरेक्शन किस किस तरह से हो सकता है? सपोज ये एक सिस्टम है क्वार्ट्ज क्रिस्टल का बना हुआ, ओके। इसमें हमने मैटर को रखा है और इस मैटर पर हमने क्या डाला? लाइट। कौन सी लाइट डाला, कैसे डाला, सबको हम डिस्कस करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस। अभी बस हमें ये समझना कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। फिर हम लाइट को भी समझेंगे, हम मैटर को भी समझेंगे, और उसके इंटरेक्शन से क्या क्या फेनोमेना हो रही है, इन सारे फेनोमेना को भी समझेंगे 1 by 1, ओके। तो इस पे हमने डाला लाइट। जब लाइट गई तो यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ हो सकता है कि कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो गए, कुछ रेडिएशंस एमिट हो गए, यानी कि एब्जॉर्प्शन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, एमिशन हो सकता है, स्कैटरिंग हो सकती है, यानी मैटर पे लाइट पड़ा और वो स्कैटर कर गया, रिफ्लेक्शन हो सकता है, ओके। तो अगर किसी मैटर पे लाइट पड़ती है तो अमूमन ये सारी फेनोमेना हो सकता है, ट्रांजिशन भी हो सकता है। इसमें से अगर लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है या फिर लाइट का एमिशन हो रहा है, ओके, वेट, सो अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है
एमिशन हो रहा है या स्कैटरिंग हो रही है, एब्जॉर्प्शन, एमिशन या स्कैटरिंग हो रहा है, ये 3 फेनोमेना हो रहा है। तो इन 3 फेनोमेना के स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंक्लूड करने वाले हैं। हम रिफ्लेक्शन को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम ट्रांजिशन को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें ये तीनों को इंक्लूड करना है। कैसे करना है, क्या करना है, वी विल डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइट एंड ऑल, ओके। सो एक क्वेश्चन यह उठता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी को सबसे पहले स्टडी करने की कोशिश किसने की। तो एक साइंटिस्ट हैं, थे न्यूटन, इनका नाम तो आपने सुना होगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में सबसे पहले न्यूटन साहब ने बताया था। कहाँ स्टडी किया था इन्होंने स्टडी किया था इसको रेनबो। हम लोग सब कोई देखते हैं रेनबो कैसे बनता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस फेनोमेना के कारण रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो न्यूटन ने सबसे पहले रेनबो को ऑब्जर्व किया। हम सब ने भी देखा होगा, हमने नहीं मतलब हमने तो देखा है, हमारे प्रीवियस जनरेशन ने भी देखा होगा। लेकिन न्यूटन ने सोचा कि वाई दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज फॉर्म्ड, विच पैटर्न, दैट इज विबजियोर पैटर्न। तो न्यूटन ने सोचा कि ये विबजियोर पैटर्न क्यों बन रहा है, और उनको इन्होंने स्टडी करना शुरू किया, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प किया न्यूटन को, सबसे ज़्यादा इनको हेल्प किया क्वांटम केमिस्ट्री। हम अभी क्वांटम केमिस्ट्री में नहीं जाने वाले हैं, बस क्वांटम केमिस्ट्री का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूटन साहब ने रेनबो के फेनोमेना को स्टडी करने की कोशिश की, और यहाँ से ही सबसे पहला कंसेप्ट आया स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अगर किसी प्रिज्म से हम वाइट लाइट को यानी सनलाइट को पास कराते हैं, ठीक है, तो ये 7 कलर में टूटता है। दिस इज योर विबजियोर, ठीक है। इस पैटर्न को जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, इसको स्पेक्ट्रम, जिस पर्दे पर इसको ऑब्जर्व किया जाएगा स्पेक्ट्रम कहलाएगा, और ये फेनोमेना, इसकी स्टडी को हम कहेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये न्यूटन ने बताया, लेकिन हमको इससे आगे का पढ़ना है, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए जेन्युइनली कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, एक तो हम जानते हैं कि इंटरेक्शंस ऑफ मैटर एंड लाइट। तो इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड लाइट में होता क्या है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं, बस एनर्जी यानी फोटोन्स यानी क्वांटम्स का रोल होता है। यानी कि एक लाइन में कहा जा सकता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नथिंग बट एप्लीकेशन पार्ट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। सो सिंपली आप कह सकते हो कि इट इज नथिंग बट एप्लीकेशन पार्ट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। अब एक और सवाल मैंने बोला था कि हम इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं ना, एक मैटर है और मैटर पे लाइट का इंटरेक्शन हो रहा है। इस लाइट को जिसका इंटरेक्शन होता है इसको हम कहते हैं EMV, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब हम किसी मैटर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डालते हैं तो इस मैटर और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच कुछ इंटरेक्शन होता है, कुछ बातचीत होती है, कुछ परिचय होता है, कुछ जान पहचान होती है। इसके बाद ये लाइट इधर तरफ पार होता है, आइदर रिफ्लेक्ट कर जाएगा या फिर स्कैटर करेगा, या ट्रांजिशन होगा, या एमिशन होगा, या एब्जॉर्प्शन होगा। तो किसका हो रहा है, लाइट का हो रहा है। किससे हो रहा है, मैटर से हो रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले अगला सवाल ज़रूर आना चाहिए आपके पास कि वाई वी यूज़ EMV, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही क्यों यूज़ करें। हम दूसरे वेव भी, हम साउंड वेव को यूज़ कर सकते थे, हम एनी अदर वेव को यूज़ कर सकते थे। वाई वी यूज़
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये क्वेश्चन यहाँ पे उठता है। तो देखो सिंपली जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है। यानी सिंपली अगर इसका मैं वेव फॉर्मेशन करूं, ठीक है, या लाइट का वेव फॉर्मेशन करूं, तो यहां पर दो तरह के फील्ड रन करेंगे। एक ये फील्ड भी रन करेगा, ओके। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी रन कर रहा है यहाँ पर और मैग्नेटिक फील्ड भी साथ साथ रन कर रहा है। एक्स एंड वाई एक्सिस है और साथ ही साथ एक के वेक्टर, यानी कि ये डायरेक्शन को भी कैरी करते हैं, वेक्टर फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही साथ इसमें के वेक्टर ऑफ प्रोपागेशन होता है, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन आप कह सकते हो, वो होता है, ठीक है। मैं मान के चलूँ कि अगर आप ये बहुत क्लियर नहीं समझे हैं तो क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, हम ईएमवी पे और रिसर्च R&D करेंगे कि ईएमवी होता क्या। ईएमवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है और साथ ही साथ इनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन भी होता है, जिसको हम के वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इस वजह से इस ईएमवी की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। अब सवाल उठता है कि हमने साउंड वेव को क्यों नहीं इस्तेमाल किया। तो जो साउंड वेव्स होता है, ठीक है, इसमें ये दोनों डायरेक्शन नहीं पाए जाते, पहली बात। दूसरी बात, जो साउंड वेव्स होती है, साउंड वेव्स, इनकी एनर्जी बहुत ही लो होती है, सिंपली इसकी औकात ही नहीं है कि ये मैटर को छेड़ सके। और जब ये मैटर को छेड़ ही नहीं पाएगा, यानी इसका इंटरेक्शन ही नहीं होगा मैटर के साथ, तो हमारे पास क्या कोई इन्फॉर्मेशन आने वाली है, वी आर गोइंग टू गेट नो इन्फॉर्मेशन। दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज साउंड वेव्स। हमें वेव्स यूज़ करना है ऑफ हाई एनर्जी। जो साउंड वेव्स होती हैं उनकी एनर्जी काफ़ी लो होती है, तो वी कैन नॉट यूज साउंड वेव्स, वी हैव टू यूज वेव्स ऑफ हाई एनर्जी, दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम थोड़े डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि हमें आगे परेशानी ना हो, ओके। चलो हम किसी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कुछ अप्स एंड डाउन्स है, ठीक है। अप्स को क्रेस्ट कहते हैं, डाउन्स को ट्रफ कहते हैं। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस ऑल्सो, ओके। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को गौर करें तो वेव में दिखाता है, इसमें ट्रफ्स बहुत सारे आ रहे हैं, साथ ही साथ क्रेस्ट बहुत सारे आ रहे हैं, साथ ही साथ ट्रफ्स बहुत सारे आ रहे हैं। तो कभी भी दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, लगातार जो दो क्रेस्ट आते हैं उनके बीच के डिस्टेंस को अगर हम मेजर करना चाहें तो उस डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा। या फिर लगातार दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर लें, आइदर दो कंसेक्यूटिव ट्रफ होना चाहिए या दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट होना चाहिए, उनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। अब आप गौर करो, अगर ये वेव बहुत पास पास होंगे तो दोनों ट्रफ या दोनों क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस लो हुई, यानी कि हमारा जो वेवलेंथ है
वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अगर ये वेव्स दूर दूर हुई, ये ट्रफ, ये क्रेस्ट या ट्रफ यानी कि जो अप साइड है या डाउन साइड है दो कंसेक्यूटिव, अगर इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा, और अगर इनके बीच का डिस्टेंस लो हुआ तो वेवलेंथ लो होगा। अब सवाल उठता है कि कब ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा और कब ये डिस्टेंस लो होगा। तो गौर कीजिएगा, अगर नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा है, यानी कि जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ वेव्स अगर ज़्यादा है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है, दो केस मैंने दिखाया है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो सिंपली हम यहाँ से एक रिलेशन को याद रखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है EMV, इसमें वेवलेंथ एग्जिस्ट करता है, इसमें फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है, और इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन है वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी, या वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू frequency. We can use both the statement. Okay, either we can say frequency is inversely proportional to wavelength. अगर wavelength ज़्यादा होगा तो frequency कम होगी, और अगर frequency ज़्यादा होगा तो wavelength कम होगी। इस relation को याद रखना, क्योंकि यही एक relation है, this relation, जो आपको अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक में काम आने वाली है। कब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई मतलब वेवलेंथ पे क्या असर पड़ा होगा, कब फ्रीक्वेंसी कम हुई मतलब वेवलेंथ को क्या इम्पैक्ट हुआ होगा, इन सब को हम स्टडी करने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या याद रखोगे, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। और वन मोर थिंग, जो ये फ्रीक्वेंसी इट इज़ रिलेटेड टू एनर्जी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मतलब एनर्जी ज़्यादा है, मतलब वेवलेंथ कम है। फ्रीक्वेंसी कम है मतलब एनर्जी कम है, मतलब वेवलेंथ ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी एंड इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। एनर्जी ज़्यादा है मीन्स फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और वेवलेंथ कम होगी। एनर्जी कम है मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी एंड वेवलेंथ ज़्यादा होगी। इस रिलेशन को आप लोग याद रखोगे, क्योंकि ये पूरे रिलेशन को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। गाइस, हमने ये डिस्कशन कर लिया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, जिसमें हमने ये देखा था कि इंटरेक्शन ऑफ, अगर लाइट का मैटर्स होता है, इंटरेक्शन ऑफ मैटर विथ लाइट, देन दैट फेनोमेना इज टर्म्ड एज, एंड इफ वी स्टडी दैट फेनोमेना इट इज टर्म्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, और इस दौरान यानी कि जब एक मैटर लाइट से इंटरेक्ट कर रहा है तो 3-4 फेनोमेना हो रही थी। क्या क्या हो रही थी? रिफ्लैक्शन हो रहा था, स्कैटरिंग हो रही थी, एब्जॉर्प्शन हो रहा था, एमिशन हो रहा था और ट्रांजिशन हो रही थी। इन सारे फेनोमेना में से अगर हम इन तीनों को स्टडी कर लें तो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट। यानी हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या पढ़ना है? हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में 3 तरह के स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है। पहला हो जाएगा स्कैटरिंग, पहले आप एब्जॉर्प्शन कर लो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी विच विल बी बेस्ड ऑन फेनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन। दूसरा हो जाएगा एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और तीसरा हो जाएगा स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया? हमने समझ लिया स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, इंटरेक्शन ऑफ मैटर विथ लाइट। फिर हमने ये समझा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है, लाइट, और लाइट क्या होता है। हमने लाइट की क्वालिटी को समझ लिया। लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जिसमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रिलेशन को हमने समझा। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, एंड फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी, हमने ये भी समझ लिया था। नेक्स्ट हमने ये समझा था कि
किस किस फेनोमेना को स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ना है, तो मैं स्कैटरिंग को पढ़ना है, एमिशन को पढ़ना है और एब्जॉर्प्शन को पढ़ना है, यानी हमें 3 तरह का स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, वी विल स्टडी दैट वन, डिटेल में पढ़ेंगे एक करके। लेकिन पहला क्वेश्चन उठता है, यहाँ से राइज होता है कि ज़रूरत क्या पड़ी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ठीक है, चलो हमने समझ लिया स्पेक्ट्रोस्कोपी इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड लाइट होता है, हमने ये भी समझ लिया कि लाइट क्या होता है, हमने ये भी समझ लिया कि हम लाइट वेव्स या मैग्नेटिक वेव्स को ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही क्यों यूज़ करते हैं, साउंड वेव्स को क्यों नहीं यूज़ करते, हमने ये भी क्लियरली समझ लिया। वो इसलिए क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ एनर्जी, एनर्जी ज़्यादा होगी तभी ये फेनोमेना होगा, लो एनर्जी का औकात नहीं कि वो मैटर को छेड़ सके, और जब मैटर को छेड़ेगा ही नहीं, कोई इंटरेक्शन होगा ही नहीं, तो हमें कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट हमें इसमें क्या क्या स्टडी करना है, तो हमें एब्जॉर्प्शन, एमिशन और स्कैटरिंग स्टडी करना है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की ओर मुड़े। ठीक है, तो देखो इसके पीछे का रीज़न क्या है। जब आप रिसर्च फील्ड में जाओगे, सपोज आप पीएचडी कर रहे हो या किसी मेडिसिन का प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी कंपाउंड का एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको सैंपल दिया जाता है 5 ग्राम 10 ग्राम। ओके, इसकी स्टडी 2 तरीके से की जाती है, यानी कि अगर हमको आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि एलिमेंट इन ए सब्सटेंस या एलिमेंट इन ए कंपाउंड करना है, तो ये 2 तरीके से हो सकती है। या तो ये जाएगी क्लासिकल मेथड से, या फिर ये जाएगी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से। ओके, नाउ अब जब हम बात करेंगे क्लासिकल मेथड की, तो क्या आपने इसको कभी पढ़ा है? इसको आपने इंटर से पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, इंटर में एक टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट एनालिसिस। इट इज़ यूज्ड इन क्लासिकल मेथड। आपको एक कंपाउंड दे दिया जाता है इंटर में और बताया जाता है कि बताओ इसमें कौन सा एसिड रेडिकल है और कौन सा बेस रेडिकल है, और आपको बहुत सारे टेस्ट करने होते हैं। उन सारे टेस्ट के दौरान आपको पता चलता है कि इसमें कौन कौन सा सब्सटेंस इंक्लूडेड है। दैट वन इज कॉल्ड योर सॉल्ट एनालिसिस। ओके, तो क्लासिकल मेथड में हम सॉल्ट एनालिसिस को इंक्लूड कर रहे हैं। इसमें इस सॉल्ट एनालिसिस में या इस क्लासिकल मेथड में किया क्या जाता है, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया सॉल्ट एनालिसिस। ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी होता है, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दे दी। तो इसमें 2 चीज़ें की जाती हैं। पहला किया जाता है क्वालिटेटिव स्टडी और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव स्टडी। और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव स्टडी। तो क्वालिटेटिव स्टडी में क्या आ जाएगा, क्वालिटेटिव स्टडी में इंक्लूड करेगा, हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे क्वालिटेटिव स्टडी में कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है। उसके लिए हम अलग अलग, जैसे ऑक्सीजन की अलग टेस्ट करेंगे, सल्फर की अलग टेस्ट करेंगे, क्लोरीन की अलग टेस्ट होती है, आयोडीन की अलग टेस्ट होती है। तो उन सारे टेस्ट से हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, क्वालिटेटिव से पता चला। और हम जितनी बार टेस्ट करेंगे उतनी बार हम उस सैंपल को यूज़ कर रहे हैं, और यूज़ करके अगर हमारा वो सब्सटेंस नहीं है उसमें, तो उस सैंपल को हम फेंक देते हैं, कोई यूज़ नहीं आता है। ठीक है, और अगर हमें पता भी चल गया क्वालिटेटिव में कि ये सब्सटेंस प्रेजेंट में ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है क्वांटिटेटिव स्टडी, यानी कि कितना। ठीक है, ऑक्सीजन है तो कितना है, अगर सल्फर है तो कितना है, क्लोरीन है तो कितना है, उस सारी चीज़ों को जब स्टडी करेंगे तो वो कहला जाता है क्वांटिटेटिव स्टडी। ओके, और क्वांटिटेटिव स्टडी से आपको क्या मिलने वाला है, तो क्वांटिटेटिव स्टडी से आपको परसेंटेज मिलता है, रेशियो मिलता है,
आपको इम्पीरिकल फार्मूला मिलता है और इम्पीरिकल फार्मूला से फाइनली आप मॉलिकुलर फार्मूला बनाते हो। ठीक है, तो इन सारे प्रोसेस में पहला तो कि टाइम बहुत लगता है, लेंदी है। दूसरा, आपका जो सैंपल होता है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप उसको माइन्यूट लेवल पे देखोगे, जैसे दवा वगैरह मेडिसिन लोगे तो उसमें mg, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम के लेवल पे सब्सटेंस होते हैं और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम माइक्रोग्राम के सब्सटेंस को लेकर के मेडिसिन बना रहे हैं और हम ग्राम में सब्सटेंस को टेस्टिंग में वेस्ट कर रहे हैं, तो साइंस के नज़र से आप देखोगे, केमिस्ट्री के नज़र से देखोगे, इट्स ए ह्यूज वेस्टेज ऑफ रेडिकल, ह्यूज वेस्टेज ऑफ सब्सटेंसेस। तो क्लासिकल मेथड में पहला लॉस टाइम टेकिंग, दूसरा लॉस सैंपल का वेस्टेज होता है और तीसरा लॉस हमें जो वेट मिलता है वो 100% करेक्ट नहीं होता है। ऐसा भी होता है एनालिसिस जो हम लोगों ने भी किया है कि एक एक टेस्ट 2 दिन तक चल रहा है ऑर्गेनिक में। ठीक है, तो 2-3 दिन तक चले जा रहा है। अगर आप और बड़े लेवल पे जाओगे और प्रिपरेशन करोगे तो 4-4 दिन, 5-5 दिन एक एक प्रिपरेशन चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, लेंदी। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मशीन होती है ना वो जेरोक्स मशीन की तरह होती है। अलग अलग टाइप होती है, मैं उनमें से एक मशीन की बात करूँ जो जेरोक्स मशीन की तरह होती है। कुछ नहीं करना होता है, जो आपको क्यूबॉइडल क्यूब होता है उसमें सैंपल को डाला, सैंपल को डाल करके मशीन में डाला, मशीन में डाल करके मशीन को ऑन किया, रेडिएशंस पास हुए, यानी कि लाइट पास हुए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास हुए। उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने उस सिस्टम में, उस क्वार्ट्ज क्रिस्टल में डाले हुए सैंपल को एनालाइज किया और उसने अपना रीडिंग बता दिया। उस रीडिंग को देख करके हमको विदिन मिनट्स, मैक्सिमम आवर्स और मैक्स टू मैक्स डे, 1 डे में पता चल जाने वाला है कि इसमें कौन कौन सा सब्सटेंस है। पहला, यानी कि हमारा प्रोसेस क्या हो गया, इजी। दूसरा, नॉट टाइम टेकिंग, इट्स नॉट लेंदी नाउ। और तीसरा, सैंपल का वेस्टेज नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक इज प्रिफर्ड मोर देन क्लासिकल मेथड। तो आजकल जितने रिसर्च वर्क होते हैं उन सारे में स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज़ होता है, क्लासिकल मेथड नहीं यूज़ होता है। मैक्स टू मैक्स इंटर टू ग्रेजुएशन लेवल, यहीं तक आपको क्लासिकल मेथड पढ़ना है, सॉल्ट एनालिसिस करना है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एनालिसिस करना है। अदरवाइज आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्टडी करना है। तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों स्टडी करना है ये समझ में आया। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक करके इसके टाइप्स को पढ़ना शुरू करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इंटरेक्शन ऑफ मैटर विथ लाइट, इट्स जस्ट एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। देन कितनी तरह के फिनोमेना हो सकती है इंटरेक्शन में, जब मैटर से लाइट इंटरेक्ट करेगा तो कुछ फिनोमेना होंगे जिसमें रिफ्लेक्शन, ट्रांजिशन, एब्जॉर्प्शन, एमिशन एंड स्कैटरिंग होगी। ठीक है, अगर इसमें से हम स्कैटरिंग, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन को एनालाइज कर लें, एक अलग कैटेगरी में ले लें, तो उससे हमारा 3 टॉपिक निकलेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जिसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमें यही 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ना है। ठीक है, नाउ ज़रूरत क्या हुई स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो हम किसी सब्सटेंस को जब स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो 2 मेथड होते हैं, या तो हम क्लासिकल मेथड वाइज जाएंगे या फिर हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड वाइज जाएंगे। क्लासिकल मेथड वाइज जाएंगे तो वहाँ पे फिर से हमें 2 काम करना होगा, एक तो हमें क्वालिटेटिव टेस्ट करना होगा, दूसरा क्वांटिटेटिव टेस्ट करना होगा। क्वालिटेटिव टेस्ट में हम ये पता करेंगे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, और उसको करने के बाद क्वांटिटेटिव में हम जाएंगे और वहाँ से हम परसेंटेज निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे और फिर फाइनली मॉलिकुलर फार्मूला निकालेंगे, विच इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस। लॉस ऑफ सैंपल, वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू। ठीक है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लेकिन जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में जाएंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप सैंपल को पुटअप करोगे, इंस्ट्रूमेंट को ऑन करोगे, बस एक टाइम का खर्चा होता है जब आपको इंस्ट्रूमेंट सेटअप देना है, उसके बाद आप लॉन्ग टाइम तक इसको रन कर सकते हो। ठीक है,
ये अपना आराम से रीडिंग दे देगा, उस रीडिंग से हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो कि हम स्टडी करके अपना कंक्लूजन निकाल लेंगे। और ये रीडिंग काफ़ी परफेक्ट होता है, ऑलमोस्ट 100%, ठीक है। 99.99999999% ये करेक्ट होता है, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी के अगले टॉपिक तीनों टाइप पे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।